Good morning, all of you. Today is 4th November 2022, and this is our Hindu DNA. So let's start. Let's see what all the important facts, both from prelims point of view as well as main point of view, we have to cover. So on the first page, there was this gold mushroom combo to ease drug delivery. तो यहाँ पे आपको एक केमिकल है, उसका नाम याद रखना है. बेसिकली नैनो पार्टिकल जो कि डिराइव किया गया है फ्रॉम कॉर्डिसेप्स मिलिटारिस, राइट. तो यहाँ पे ये जो नाम है कॉर्डिसेप्स मिलिटारिस, तो ये क्या है? इट इज़ अ हाई वैल्यू पैरासिटिक फंगस विच इज़ लैब ग्रोन बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ओके, तो ये आपको याद रखना है नाम, और इसका पर्पस क्या है? फॉर टू ईज द ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन द पेशेंट्स. ओके, सो इट इज़ अ लैब ग्रोन फंगस, पैरासिटिक फंगस. तो आप ये नाम याद रखिएगा. सो बोडोलैंड यूनिवर्सिटी गुवाहाटी में इसको उगाया गया है, तो जो कि आपके मेडिकल एंड हेल्थ केयर में काफ़ी हेल्प करने वाला है. इट इज़ अ बायोसिंथेसाइज गोल्ड पार्टिकल. क्लियर. सो थेरेपेटिक ड्रग्स जो हो गए हैं, ऑइंटमेंट, टैबलेट्स, इसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा. सो इस टाइप की जो टर्म्स आती हैं न्यूज़ में, ये यूपीएससी का पैटर्न रहा है. अक्सर वो इस टाइप की चीज़ों को पूछता है. सो दे कैन आस्क इन फ्यूचर दैट कॉर्डिसेप्स मिलिटारिस रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू. 4 ऑप्शन आपको दे देगा. क्लियर. सो ये आपको ध्यान रखना है. सेकेंडली, पूसा डिकम्पोजर, पूसा बायो डिकम्पोजर. सो ये बेसिकली स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए बनाया गया था. तो पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इसको क्रिएट किया है. ओके, एम क्या है? आप जो स्टबल है उसको रेदर देन बर्न करने के, आप क्या कर दो, इस डिकम्पोजर को मिला दो. सो इट विल डिकम्पोज ऑल द स्टबल्स. तो आपका पोल्यूशन नहीं होगा. बट इसको यूज़ नहीं किया जा रहा है. तो आपका काम क्या है कि पूसा डिकम्पोजर के बारे में आप देख लो कि क्या है. इट इज़ अ बेसिकली अ माइक्रोबियल सोल्यूशन विच इज़ डेवलप्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, which decomposes paddy stubble into manure. So काफ़ी organic solution है to curb the stubble burning and to prevent the air pollution. Alright, moving on. सेकेंड और थर्ड पेज में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी. देन अगेन यहाँ पे एक पूरा ही पेज गुरमीत राम रहीम के ऊपर दिया गया है. नो नीड टू रीड इट. हाँ, आपको लगता है कि कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल पर्सनली आपको अच्छा लग रहा है, यू कैन गो थ्रू इट. कोई ऐसा वो नहीं है, वो आपके ऊपर, आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो. ऑलराइट. देन यहाँ पे एक न्यूज़ थी, मधुबनी टेक्निक्स. ये पेंटिंग्स के ऊपर काफ़ी अच्छा आर्टिकल है. तो आप एक काम क्या कर सकते हो कि जहाँ पे जो भी नाम दिए, जैसे गोंड आर्ट है, वर्ली पेंटिंग्स है, मधुबनी पेंटिंग है, तो इनके बारे में अलग से आप गूगल सर्च कर लीजिए कि इन पेंटिंग्स में बेसिकली टेक्निक क्या होती है और ऐसे कौन सी फेमस पेंटिंग्स हैं. ओके, तो ये आपका बेसिकली आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन को कवर कर लेगा, जो कंटेम्प्रेरी जो न्यूज़ में चीज़ें आ रही हैं. ओके, तो इसको आप अलग से इन 3-4 चीज़ों को जो भी नाम है इसमें आप एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा. नो नीड टू रीड द एंटायर आर्टिकल. ठीक है, मूविंग ऑन. ठीक है, यहाँ पे है एक आर्टिकल था, बेसिकली यूपी टू लॉन्च ड्राइव टू क्लियर एंक्रोचमेंट फ्रॉम एनिमी प्रॉपर्टीज़. सो आपका काम क्या है कि एनिमी प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, और इंडिया में एनिमी प्रॉपर्टीज़ को किस एक्ट के थ्रू रेगुलेट किया जाता है. तो इस पैराग्राफ में ये चीज़ मेंशन किया गया है कि दैट आफ्टर 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर, द यूनियन गवर्नमेंट इनैक्टेड द एनिमी प्रॉपर्टी ऑर्डर and formed the custodian of enemy property of India CEPI department to look after the properties left behind by people who migrated to Pakistan or other countries with whom India has hostilities. So इंडिया पाकिस्तान का 1965 के वॉर के बाद ऐसे लोग जो माइग्रेट कर गए थे पाकिस्तान या अदर कंट्रीज में, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज इंडिया में रह गई थी, ठीक, तो उनको रेगुलेट किया जाता है इसके थ्रू. ऑलराइट, तो आप गूगल सर्च करें कि ऐसी कौन सी एनिमी प्रॉपर्टीज़ हैं जो लगातार न्यूज़ में बनी हुई हैं. क्लियर. मूविंग ऑन. रीसैट 2 सैटेलाइट के बारे में आपको पढ़ना होगा. यहाँ पे मेंशन किया कि ये वापस री एंटर किया अर्थ के एटमॉस्फेयर में. ये 2009 में लॉन्च किया था. ठीक है,
और सोचो ये वापस आ रहा है इतने टाइम बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस। सो इसने जो डेटा कलेक्ट किया होगा इट विल बी इमेंसली हेल्पफुल फॉर द फ्यूचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑलराइट, तो रीसेट 2 के बारे में आप थोड़ा गूगल सर्च करिएगा क्या है, एम क्या था इसका। ऑलराइट, वैसे इसमें भी दिया हुआ है थोड़ी बहुत चीज़ें। 13 साल से इसने जो डेटा पेलोड डेटा है वो कलेक्ट किया, इट विल बी एक्सलेंटली हेल्पफुल फॉर द स्पेस डेवलपमेंट। ऑलराइट, अच्छा इस टाइप की जो स्पेस में लगातार जो लॉन्चेस होते हैं आपको सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज़, जो भी मेजर कंट्रीज स्पेशली यूएस, चाइना, यूरोपियन यूनियन, है ना, एंड आपका रशिया अलॉन्ग विद जापान, इनके कोई भी लॉन्चेस होते हैं मेजर जो स्पेस प्रोग्राम, इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा गूगल सर्च कर सकते हैं। क्लियर, ये सारी चीज़ें देखो न्यूज़पेपर में आपको मिलेंगी बट एक साथ तो कभी आएंगी नहीं। तो अगर हमारा काम कि अच्छा आज मैं रीसेट 2 सैटेलाइट के बारे में पढ़ रहा हूँ, सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट अबाउट द स्पेस लॉन्चेस या जो स्पेस मिशन है यूएस के, चाइना के क्या क्या हैं। जैसे चाइना का एक चांगे 4 मिशन है मून के लिए, है ना, यूएस का आर्टेमिस है मून के लिए, राइट। तो ऐसे ही ईयू के स्पेस मिशन, तो आपको क्या करना है, जस्ट गो ऑन गूगल, टाइप यूरोपियन यूनियन स्पेस मिशन यूपीएससी, रशिया स्पेस मिशन यूपीएससी, आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे, वहाँ से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। सो दैट वंस फॉर एंड फॉर ऑल ये प्रीलिम्स वाले फैक्ट्स आपके स्पेस से रिलेटेड कवर हो जाए। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको भी और भी चीज़ें बताऊंगा इंटरनेशनल रिलेशन के रिगार्डिंग। आपका क्या काम है, जैसे कई बार न्यूज़ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं रहती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं आती किसी दिन न्यूज़पेपर में, तो हमारा काम क्या है कि हमें जो उससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन है या अदर कोई फैक्ट्स हैं जो हमको कवर करना है प्रीलिम्स के लिए, उसको हम अपना नोट डाउन कर लेंगे। ओके, ठीक है। और आपको एक चीज़ भी समझ में आ रही है कितने रिपीटेड न्यूज़ बार बार आ रही है, अगेन केरला गवर्नर, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको बार बार देखने की खास ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट वी हैव, यस, चाइना की 20th पार्टी कांग्रेस हुई है और क्या रोड है, आपको ये पूरा आर्टिकल गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें चाइना की उस पार्टी के एवोल्यूशन के बारे में दिया है, वो हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आप क्या करना, इंडिया चाइना के जो रिलेशंस हैं इनकी शुरुआत कैसे हुई थी, क्या क्या रोड ब्लॉक्स आए हैं अभी तक, तो ये आप अपना एक शॉर्ट नोट तैयार कर लो। तो आपको क्या करना है, आप गूगल पे जाओगे तो इंडिया चाइना रिलेशन यूपीएससी आगे लिख देना और एंटर कर देना, आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। उन आर्टिकल्स को किसी भी एक वेबसाइट को खोल के एक उस आर्टिकल को गो थ्रू कर देना कि क्या रहा है इंडिया चाइना का रिलेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक। ठीक है, कैसे कैसे हम पहले 1964 तक बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी, 64 वॉर, फिर उसके बाद आगे जो चीज़ें बढ़ी, तो क्या एक ट्रेंड रहा है प्रेजेंट टाइम में। इसको इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ने का एक आपको तरीका मैं बताता हूँ। आप सब लोग किसी ना किसी सोसाइटी या कॉलोनी में रहते होंगे, ठीक है। तो आप देखते हो ना कि किसी कॉलोनी में जैसे कोई परिवार है, उसके कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छे, जो उनके नेबर्स उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन होंगे, कुछ ऐसे नेबर हैं जिनके साथ ठीक है यार बहुत कोई खास अच्छे रिलेशन नहीं रहते हैं। सो इंडिया का और इंटरनेशनल रिलेशन में भी आपको ऐसे ही करना है कि इंडिया और चाइना की जैसे आप बात करो, तो चाइना ऐसा है नेबर जिसके साथ चलो ठीक है कुछ हमारे अच्छे पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। ओके, तो आपको क्या काम करना है कि जो एरिया ऑफ कोऑपरेशन है, हमेशा इंटरनेशनल रिलेशन को 2 टाइप में देखा करो, एरिया ऑफ कोऑपरेशन एंड जो इश्यूज हैं उनको आप नोट डाउन कर लो। जैसे इश्यूज हो गया आपका बॉर्डर सिक्योरिटी, राइट, ट्रेड, आपका लेट्स से कि नेशनल सिक्योरिटी हो गया, या रिवर वाटर शेयरिंग। चाइना कई बार क्या करता है कि बिना बताए पानी छोड़ देता है ब्रह्मपुत्र में, राइट, तो वो रिवर डेटा शेयरिंग नहीं होता, इस वजह से हमारे असम में बाढ़ आ जाती है। एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या है कि हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, एरिया ऑफ कोऑपरेशन वैसे कम है, हाउ एवर जैसे हम लोग एस में साथ हैं, है ना। सो ऐसे करके आप शॉर्ट नोट्स अपने बना लीजिए। ये तो हो गया कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि आगे इंडिया को अपने रिलेशन चाइना से या चाइना को एक लिमिट में रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, व्हाट ऑल स्टेप शुड वी टेक, उसके 4-5 पॉइंट आप बना लीजिए। ठीक है, तो ऐसे इंटरनेशनल रिलेशन को आपको कवर करना है।
क्लियर। तो आपका काम आज ये रहेगा, इंडिया चाइना का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप रीड कर लीजिए, आपको पुरानी कहानी समझ में आ जाएगी, क्या क्या एरिया ऑफ कंटेंशन है, एरिया ऑफ कॉपरेशन एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। ऐसे तैयार कर लेना इंडिया चाइना, अभी तैयार कर लोगे आगे तक काम आएगा। ओके। सिमिलरली यहाँ पे आपका है इजराइल के ऊपर एक न्यूज़ है, सो आप इंडिया और इजराइल रिलेशन के ऊपर सेम चीज़ें कर सकते हो। सो ये आपका GS2 इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ऑलराइट, तो ये था आपका आईआर वाला पार्ट। ये एक आर्टिकल था वनुआतास बिग प्ली डज लिटिल टू अरेस्ट क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा ये क्या होता है। देन यहाँ पे एक टर्म दिया है अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट, AOSIS, राइट। इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, इनका एम क्या है। क्लियर, जस्ट डू अ गूगल सर्च, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हमें न्यूज़पेपर में ये चीज़ नहीं मिलेगी कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन क्या है ना, बट हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल पूरा पढ़ के आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा होगा आपको इन पर्टिकुलर टर्म्स को अलग से पढ़ने में, और एग्जाम में इन्हीं टर्म्स के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। ओके, यूपीएससी कभी नहीं पूछने वाली कि COP27 में क्या हुआ डायरेक्टली, बट यूपीएससी विल आस्क कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो वहाँ पे आप इन टर्म्स को ले आ सकते हो कि COP27 रिसेंटली हुआ, यहाँ पे इंडिया ने पर्टिकुलर ये चीज़ें का वादा किया कम करने का। ठीक है, ऐसे तैयार करना है हमें इन चीज़ों को। ओके, मूविंग ऑन। इस पेज में भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। ये एक बहुत अच्छा आपको डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक पूरा पेज आपके लिए है, मैपिंग इंडियाज अर्बनाइजेशन रेट, कंजम्पशन एंड एम्प्लॉयमेंट पैटर्न। इसका बहुत अच्छे तरीके से कैसे डेटा को मैप फॉर्म में हम शो कर सकते हैं यहाँ पे बताया गया है। ये देखो, पहला है आपका अर्बनाइजेशन। 1991 में इंडिया का जो अर्बनाइजेशन पैटर्न था, ये देखो, ये जो डार्क ब्लू है ये ज़्यादा अर्बनाइज्ड एरिया थे। तो अगर आप देख पा रहे हो 1991 में और अभी 2011 का जो डेटा है, आपको फ़र्क दिख रहा होगा, राइट। तो अर्बन शेयर ऑफ पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, है ना। तो आप जो अर्बन सेंटर्स आपको देख ही सकते हैं, गुजरात में यहाँ पे, महाराष्ट्र, है ना, जयपुर, दिल्ली, ये आपका साउथ में वायनाड एंड इडुक्की। क्लियर, ये मेजर अर्बन सेंटर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो कैसे मैप में आपको अर्बनाइजेशन शो करना है, आप यू कैन ईजिली डू इट। आपको मैं एक तरीका ही बताता हूँ, जैसे लेट्स से कि आपको बस एक जनरल अर्बनाइजेशन पैटर्न शो करना है। एक रफ मैप बनाइए, ठीक है, और आप दिखा सकते हो कि भाई जो मेजर अर्बन सेंटर्स हैं, दिल्ली हो गया, यहाँ पे ऐसे हो गया, इंदौर कर लिया आपने, राइट, कोलकाता कर लिया, राइट, चेन्नई हो गया, बैंगलोर हो गया, आपके मेजर अर्बन सेंटर्स हैं। ठीक है, ऐसे आप शो कर सकते हो। सेकंड है आपका नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी आप देख सकते हैं, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट मतलब एग्रीकल्चर के अलावा कहाँ पे लोग एम्प्लॉयड है ज़्यादा। तो अगर आप ये बीच का एरिया देख सकते हो, इसमें सब येलो है, मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। जो डार्क ग्रीन है यहाँ पे नॉन फार्म वाले हैं। जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, ये देख रहे हो पूरा पोर्ट एरिया, ये सब शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग इसमें लगा हुआ है, इसलिए सब ये नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है। अगेन नॉर्थ ईस्ट में भी मोस्टली आपका नॉन फार्म एक्टिविटीज़, कश्मीर टूरिज्म, सो ऑल दीज आर नॉन फार्म एक्टिविटीज़। ओके, फिर ये जो नाइट लाइट्स, सो बेसिकली क्या है कि लुमिनस इंटेंसिटी की रात में बिजली कहाँ पे रहती है। तो 1996 में देख रहे हो मोस्टली अंधकार था हमारे यहाँ। 2013 देखो चीज़ें बढ़ने लगी, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीज़ें शो कर रही हैं इस पर्टिकुलर मैप से। कंजम्पशन पैटर्न, ये वाला मैप 2012 में कंजम्पशन पैटर्न क्या शो कर रहा है, ये देखो रूरल कंजम्पशन के ऊपर है। जैसे ये जो आपके स्टेट्स हैं, जैसे आंध्रा, केरला या गुजरात या वेस्ट यूपी, यहाँ पे रूरल कंजम्पशन अच्छा है। ठीक है, द डार्कर द डिस्ट्रिक्ट द हायर कंजम्पशन, तो इट्स शोइंग जो भी आपके ये देख रहे हो नॉर्थ में कंजम्पशन, यहाँ पे रूरल एरियाज में
इन पर्टिकुलर स्टेट्स के, यहाँ पे रूरल कंजम्पशन इज हाई। ठीक है। सिमिलरली पॉपुलेशन डेंसिटी, ये आपके तो GS1 मेंस में डायरेक्ट है पॉपुलेशन एंड उसके जो इश्यूज हैं, तो आपको समझ में आ सकता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, राइट। तो जितने भी एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स हैं जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, या अगर स्टेट वाइज देख लो तो आप, ये आपका गुजरात वाला हो गया, यहाँ पे आपका दिल्ली हो गया, राइट। ये सब आपके हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरिया, मुंबई, दिल्ली, आपका ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला आपका, राइट। ये आपके हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरिया है। और यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी हाई क्यों है? देखो मल्टीपल रीजन से। पहली चीज़, गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, राइट। सेकेंडली माइग्रेशन, मुंबई में पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि फ्रॉम यूपी बिहार पीपल आर माइग्रेटिंग टू मुंबई, पीपल आर माइग्रेटिंग टू दिल्ली, पीपल आर माइग्रेटिंग टू कोलकाता इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ओके। और माइग्रेशन के भी दो कॉजेज होते हैं, हमेशा याद रखना, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। आप यूपी बिहार के लोगों को मुंबई की तरफ क्या चीज़ पुश कर रही है? भाई यूपी बिहार में उतनी अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उतना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है। मुंबई में क्या है? अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, अच्छा एम्प्लॉयमेंट, पैसे अच्छे मिलेंगे, इसलिए लोगों को वो पुल कर रही है। सो मुंबई इज पुलिंग बिकॉज दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स। ये चीज़ अट्रैक्ट करी, इस वजह से यूपी बिहार से लोग मुंबई आ रहे हैं। अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी, अच्छी स्कूलिंग है, और बिहार और यूपी में वो चीज़ें नहीं है, इसलिए वो चीज़ें यहाँ पे पुश कर रही हैं उसको। तो हमेशा माइग्रेशन में याद रखना, पुश एंड पुल फैक्टर्स होते हैं दो। ठीक। तो ये आप ये अच्छे से देख लेना, इसको आप इसकी फ़ोटो क्लिक करके रख सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस। बेस्ट रहेगा आप मैप बनाना सीखो, हैंडी हो जाओ मैप बनाने में। अगर नीचे का पोर्शन बनाया तो ऐसे बना लो, ऊपर का पोर्शन बनाया तो ऐसे रफली डायग्राम बना सकते हो। ओके। तो ये मैप बनाना सीखो, आंसर राइटिंग में आपको काफ़ी हेल्प रहेगा चीज़ों को शो करने में, और टाइम भी सेव होता है। जैसे ही आप मैप बना दोगे आपको चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। नेक्स्ट आपका है एक बहुत अच्छा आर्टिकल था, सीइंग द पास्ट फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ प्रेजेंट। तो अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो पास्ट की चीज़ों को पोर्ट्रे कर रही हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा आदि पुरुष, रामायण, है ना, जिसमें सैफ अली खान वगैरह थे, जिसमें सैफ अली खान रावण का रोल किया था, है ना, तान्हा जी। तो ये जो मूवीज़ हैं, अभी रिसेंटली अक्षय कुमार की राम सेतु, सो ये जो मूवीज़ आ रही हैं व्हाट दे आर डूइंग, जो मूवीज़ या फिल्म्स होती है ना, वो सोसाइटी को शो करती कि किस टाइप की सोसाइटी है हमारी। तो ये जो पुराने टाइप की जो मूवीज़ थी, पुराने ज़मानों की मूवी, ये जो हिंदू लिटरेचर, हिंदू सॉरी इंडियन लिटरेचर और इंडियन जो ट्रेडिशन रहा है हमारा, स्पेशली रामायण महाभारत को पोर्ट्रे बहुत किया गया है। ठीक है। तो अभी जो प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में भी उन्हीं पास्ट की चीज़ों को, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होंगी उसमें, उसको रीमेक कर रहे हैं, बिकॉज पीपल आर यूज टू दोज थिंग्स। अभी भी लोग रामायण देखते हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा एयरपोर्ट पे, जो रामायण में हमारे श्री राम बने थे, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द पर्सनस नेम, बट वो जब एयरपोर्ट पे भी थे तो एक औरत कहीं की होगी, वो उनको लगा ये सही में यही राम है, तो आके उनके पैर छूने लगी वो। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था। सो इंडियन कल्चर इतना इनग्रेन्ड है लोगों के अंदर, ये रामायण महाभारत, ये सारी चीज़ें, कि लोग उसको सच्चा मानते हैं। और जो मूवी डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो इन सेंटिमेंट्स को समझते हैं, इस वजह से उन चीज़ों को बार बार वो रीमेक करते रहते हैं। ठीक है। और देखिए मूवीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ है अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। सॉफ्ट पावर, आप लोग नाम सुने होंगे, सॉफ्ट पावर। सो मूवीज़, क्रिकेट मैचेस, दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन द सॉफ्ट पावर, जिससे हम अपने कल्चर, हम अपने ट्रेडिशन को ऑल ओवर द ग्लोब प्रमोट करते हैं, राइट। तो GS1 इंडियन सोसाइटी में के लिए थोड़ा आपको हेल्पफुल रहेगा कि इस टाइप की जो मूवीज़ बार बार बनाई जा रही हैं, कई बार ये कुछ चीज़ों को गलत तरीके से भी पोर्ट्रे कर देती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो एक मूवी थी दीपिका पादुकोण एंड इनकी, अलाउद्दीन खिलजी, इसमें रणवीर सिंह बने थे, उसमें कितना कंट्रोवर्सी हुआ था, है ना। सो बहुत केयरफुली इन चीज़ों को हमको ठीक करना रहता है, और ये आप यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो, या मूवीज़ एज अ सोर्स फॉर प्रमोटिंग द इंडियन कल्चर अक्रॉस द ग्लोब।
है ना, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज करने में मूवीज एज अ सॉफ्ट पावर काफ़ी हेल्पफुल है, राइट। तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बस मैं आपको ओवरऑल एसेंस बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक। चलिए, ये देखो, राम राम सेतु बताते थे कि राम सेतु इमेजिनरी थिंग है, बट अब पता भी चल रहा है, जैसे एडम्स ब्रिज जो है, एडम्स ब्रिज जो है इंडिया श्रीलंका को कनेक्ट करता है, अंडर वाटर अभी है। ओके, सो ये आपका मोस्टली चीज़ें थी। हाँ, ये जो इंटरनेशनल पेज है ये वाला, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। पहला था यहाँ पे नेशनल कमीशन ऑफ प्रो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एनसीपीसीआर, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्या है ये, कब फॉर्म हुआ था, इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकेंडली, इस न्यूज में था आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो आपका होमवर्क रहेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आईपीआर आर देयर, जैसे बहुत सारे होते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, जीआई टैग, राइट, इंडस्ट्रियल साइंस, ये सारी चीज़ें डिफरेंट टाइप ऑफ आईपीआर्स होते हैं। तो इनका ओरिजिन क्या था आईपीआर का, किस एक्ट के तहत आया है ना, और क्या क्या चीज़ें प्रोटेक्ट करता है। तो कुछ आप डिफरेंट टाइप के जो आईपीआर हैं इनके बारे में नोट डाउन कर लीजिएगा। स्पेशली इसमें जीआई टैग्स इंडिया से बहुत सारे हैं, तो रिसेंटली जो भी न्यूज़ में जीआई टैग किसी को मिला है उनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो जीएस पेपर 3 में आईपीआर के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में। अगेन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आईपीआर आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं कि आईपीआर के डिफरेंट टाइप्स है, उसको करेक्ट पेयर मैच करिए। ओके, जैसे हम म्यूजिक में कॉपीराइट करते हैं, है ना, लेकिन कोई साइंटिफिक प्रोसेस का हम पेटेंट ले लेते हैं, तो क्या डिफरेंसेस है, माइन्यूट डिफरेंसेस, ये आपको जानना जरूरी है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे एक न्यूज़ थी, आफ्टर स्प्रिंटिंग प्लेइंग क्रिकेट राहुल गांधी विप्स हिमसेल्फ, काफ़ी फनी तरीके से इसको लिखा गया है, बट वो न्यूज़ छोड़िए, इसमें एक मेंशन किया गया है, तेलंगाना में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है बोनालू फेस्टिवल। इसको याद रखिएगा, ये कहाँ पे मनाया जाता है, तेलंगाना में, और इसमें क्या होता है वो आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था, डिक्लाइन इन प्री प्राइमरी एनरोलमेंट्स कंटिन्यूड इन 2021 सेज गवर्नमेंट रिपोर्ट। तो ये डेटा आप नोट कर सकते हैं कि इंडिया में जो एजुकेशन सिनारियो है, तो रीसेंट डेटा आप कभी कोई क्वेश्चन आता है तो आप कोट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट कौन निकाला है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ओके, तो यहाँ पे ऐसा आप शो भी कर सकते हैं, ये जो ग्राफ है इसको आप थोड़ा ऐसे भी शो कर सकते हैं कि पहले ऐसा था, डिप हुआ, फिर ऊपर हुआ कांस्टेंट, देन अगेन थोड़ा कम हुआ एज पर, राइट। बहुत और भी कुछ इसमें डेटा है कि कंप्यूटर फैसिलिटीज़ कितने में थी, इंटरनेट कितने स्कूल थे, ये डेटा आप यहाँ से नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ओके, देन देयर इज न्यूज ऑन अमूर फैल्कन्स। तो नागालैंड में अमूर फैल्कन्स पाए जाते हैं, इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है आप देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ और फेस्टिवल भी मनाया जाता है जिसमें अमूर फैल्कन्स और इनको काफ़ी वो ऑस्पिशियस माना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पे इनका लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अमूर फैल्कन्स नागालैंड, राइट। तो यहाँ पे एक बर्ड काउंटिंग वाला प्रैक्टिस चल रहा है, तो आप नोट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक न्यूज में, यहाँ पे मेंशन है एमपीसी मीट्स टू डिस्कस रिपोर्ट ऑन मिसिंग इन्फ्लेशन गोल। सो व्हाट इज एमपीसी, दैट इज द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। सो आपका वर्क रहेगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या है, कब बनी थी ये, ओके और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, टू कीप द इन्फ्लेशन 4 ± 2%, मतलब 2 to 6% के बीच में इनको इन्फ्लेशन रखना है, ये इनका टारगेट है, ठीक है। सो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि गवर्नमेंट फॉर मिसिंग द 2 to 6% इन्फ्लेशन टारगेट मैंडेटेड बाय एमपीसी। गवर्नमेंट का काम रहता है कि इन्फ्लेशन को 2 to 6% के बीच में रखे, और ये 2 to 6% का वैल्यू किसने दिया था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने। अभी आपने सुना था कि इन्फ्लेशन रेट हैज़ रीच्ड अराउंड 7%। ओके, तो आपका काम रहेगा एमपीसी को तैयार कर लेना। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आपको क्लियर हुई हैं चीज़ें, इन पर्टिकुलर फैक्ट्स और जो न्यूज़ हैं, केस स्टडीज हैं, इनको नोट करते चलो। आप फील करोगे 1 से 2 महीने के भी बाद बहुत सारी चीज़ें आपकी तैयार हो गई होंगी जो आपको एग्ज़ाम में काम आएंगी।
यहाँ पे आके आर्टिकल्स को पढ़ लेना, उससे शॉर्ट नोट्स बना लेने से आपको बहुत फ़ायदा नहीं होगा। उतनी चीज़ें आप याद ही नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम तक। लेकिन केवल इन फैक्ट्स को, इन केस स्टडीज़ को बस आप नोट करोगे तो आप पे उतनी चीज़ें रहेंगी जिसको आप याद कर सकते हो, जिनको आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्मार्टली हमको करते रहना है। ओके, चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। हैव अ ग्रेट डे, बाय।